और जब तक हम ये सेशन चालू कर रहे हैं, आप लोगों का कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं हम यहाँ पे। आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर ब्लर आ रही है। मैम माधुरी, आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, लेकिन थोड़ी ब्लर है सर। अच्छा, ठीक है मैम, एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। साथियों, हम लोग स्क्रीन भी हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही मैंने जो पूरी पीडीएफ है जो मैम ने बनाई है, हैंड रिटन जो पीडीएफ है, वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दी है। आपके अपलोड हो रही है, विद इन 1 मिनट आपके पास आ जाएगी, उससे भी कम में। तो आप लोग भी साथ साथ वो पीडीएफ को देखते हुए चले जो मैम ने नोट्स बनाए हैं। पीडीएफ स्क्रीन पे आ चुकी है अपने ग्रुप पे, चैट पे। आप सब लोगों को दिख गया? बहुत छोटी सी पीडीएफ है, मात्र 1.5 MB की पीडीएफ है। ठीक है, आप इसको खोल लें और माधुरी मैम, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सर जी मैम। अच्छा, इस पर स्क्रीन पर शो नहीं होगा सर स्क्रीन? मैम स्क्रीन पे नहीं है, जो ग्रुप है उस पे शेयर कर दी गई है। मैं स्क्रीन पे भी 2 मिनट पे शेयर कर दूंगा, मतलब शेयर कर दूंगा। हाँ पर उससे तो पहले आप ठीक पढ़ाना चालू कर सकते हैं देख के, ठीक ठीक है है सर, ना? ठीक है। लोग अपने अपने मोबाइल्स पे इसको पीडीएफ को खोल लेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। साइड में लगाना। देखिए, आज का जो हमारा सेशन होगा वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। और थोड़ा सा हम इकोनॉमी सर्वे भी देख लेंगे जो अभी नया वाला आया है, और थोड़ा सा पुराना वाला भी देख लेंगे। और हम देखेंगे कि जो हमारे सर्वे में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, हम उनको कैसे अपने मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो नया वाला करंट अफेयर, जो नया वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम उसके कंटेंट को अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर हमने टॉपिक चूज किया है वो न केवल यूपीएससी का बल्कि आरपीएससी दोनों का ही क्या है, फेवरेट टॉपिक है। तो इसीलिए हमने इसको चूज किया है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में ही है मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देख पा रहे होंगे आप? आवाज अब ठीक आ रही है आवाज? बताएं।
अभी भी कम आ रही है? मैम मेरे हिसाब से तो आवाज ठीक है, मुझे तो ठीक आ रही है। बाकी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आवाज ठीक आ रही है या नहीं। मैम वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा, वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्चुअली बोलते ही धीरे हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वो चलेगा, सब लोग एडजस्ट कर लेंगे। आप तो रिज्यूम करें मैम सेशन को। ठीक। तो मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चार प्रकार के सेक्टर देखेंगे। आपको पता होगा कि रेड कॉलर से क्वेश्चन आया था मेंस में, आरएस मेंस में। आप याद कर पा रहे हैं तो बताएं मुझे। 5 मार्कर में आया था या 2 मार्कर में आया था? रेड कॉलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। हाँ, 2 मार्कर में क्वेश्चन आया था। तो जब रेड कॉलर से क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है उसके आसपास के एरिया को भी कवर करे एग्जामिनर। तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी और क्वार्टरनरी। ये 4 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। और इसको जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। और मैं तो इस पे फोकस करती हूँ कि जब भी कोई आप आंसर लिखें तो उसमें अपने आंसर्स को एग्जाम्पल के साथ लिखें। क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपके आंसर्स, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लगती है एग्जामिनर को। और एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एग्जाम्पल देख के क्या करता है, वो आपको मार्क्स दे देता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो एथिक्स का हो, तो कोशिश करिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करें। तो प्राइमरी सेक्टर जब आपको लिखने को आए या रेड कॉलर पर लिखने को आए तो वहां पर आप एग्जाम्पल डालिए। जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, हंटिंग आता है, बी फार्मिंग, फिशरमैन। तो जहां पर हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, वो कैसा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। और इसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेड कॉलर। इसी तरह से ब्लू कॉलर वर्कर के बारे में पूछा जा सकता है, या पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर। तो ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको हमने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। और ये प्रॉपर्टी कहाँ चेंज होगी? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में होगी। जैसे मान लीजिए कोई पोटैटो का प्रोडक्शन हो रहा है और उसको चिप्स बनाने हैं, तो वो कहाँ होंगे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ आ जाएंगी? सेकेंडरी मार्केट में। और इसको काम करने वाले वर्कर्स कैसे होंगे? ब्लू कॉलर वर्कर। ऐसे ही पिंक कॉलर वर्कर है और व्हाइट कॉलर वर्कर है। अब मुझे बताइए कि टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी सेवाएं शामिल की जाती है? एग्जाम्पल के साथ लिखिए। लिखिए एग्जाम्पल के साथ, टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है? हाँ बिल्कुल, हेल्थ निकिता जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल्कुल। तो जितने भी सेक्टर हैं आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सारे सेक्टर किस में आ जाते हैं? टर्शरी सेक्टर में। ऐसे ही ऐसे एक क्वार्टरनरी सेक्टर होता है। और जिनके इसमें जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? व्हाइट कॉलर वर्कर। बिल्कुल। क्वार्टरनरी सेक्टर में जनरली कौन से आते हैं? ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट हो गए, ये क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। अब ऐसे ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो और भी कॉलर हो सकते हैं, जैसे ग्रीन कॉलर हो गया, वर्चुअल कॉलर हो गया, ब्लैक कॉलर हो गया। अब मुझे बताइए ग्रीन कॉलर किससे संबंधित हो सकता है? जैसे कि कलर से ही पता लग रहा है। ग्रीन कॉलर के बारे में बताएं। बिल्कुल। अच्छा, इसे इसमें आप देखिए पीडीएफ में एक एग्जाम्पल डाला है ऑर्गेनिक फार्मर का, ग्रीन कॉलर में डाला है। और उस ऑर्गेनिक फार्मर, अगर हम फार्मर की बात करें, एक सामान्य किसान की बात करें, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, रेड कॉलर में। लेकिन अगर जैविक कृषक की बात करें तो वो किस में आएगा? ग्रीन कॉलर में। तो ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक फार्मर का। और जब कभी भी लिखने को आए ग्रीन कॉलर पर तो वहां आप जैविक कृषक कृषक का उदाहरण डालिएगा। ऐसे एक वर्चुअल कॉलर होता है। वर्चुअल कॉलर में रोबोट्स शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। ब्लैक कॉलर में ब्लैक कॉलर में कौन से लोग शामिल किए जाएंगे बताइए? एक एग्जाम्पल तो है उसमें, और बता सकते हैं आप? ब्लैक कॉलर ऑफिसर्स कहाँ ये शिवानी जी? जी, पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है। ऑयल माइनिंग वर्कर्स हो गए, जैसे उत्खनन करने वाले हो गए। ये सब चीजें किस में आएंगी? ब्लैक कॉलर में आएंगी। पेट्रोलियम, रिफाइनरी, कोल, बिल्कुल। तो अब कभी भी अगर 2 मार्कर या 5 मार्कर में
इन कॉलर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कर पाएंगे बिल्कुल? ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन क्या होता है लिखिए एक बार। ये आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। कीवर्ड में लिख दीजिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है। अल्टरनेटिव क्रॉप, गैप ऑफ क्रॉप सोइंग, बिल्कुल। हाँ, जब हम सिस्टमेटिक फॉर्म को अपनाते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि हमने मान लीजिए किसी साल किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया और उसके दूसरे साल हमने किसी डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन कर दिया और फिर तीसरे साल उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। हाँ, एक ही भूमि पर बदल बदल के फसल उगाने को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल शिवानी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। बाय विच क्रॉप प्रोडक्शन एनहांस, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि आप क्रॉप रोटेशन के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या इससे क्या मदद मिलती है। तो आपके सामने कुछ 4-5 पॉइंट्स है, बताइए। जैसे न्यूट्रिएंट्स सोइल के मेंटेन रहते हैं, फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, बिल्कुल निकिता जी। सॉइल इरोजन नहीं होता है इसमें, मिट्टी ढीली नहीं पड़ती और साथ में क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा, इसमें एग्रीकल्चर के आपको टाइप्स दिए गए हैं। हमारे भारत में क्या है, एग्रीकल्चर एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड से लेकर मॉडर्न एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है। यानी कि पूरे अगर आप देखें आज़ादी के कितने साल हो गए, 70 से 75 साल हो गए हैं और तब से लेकर आज तक हम एग्रीकल्चर को आज मॉडर्न तरीके से भी देख रहे हैं। यानी कि हम ट्रेडिशनल मेथड से तो कर ही रहे थे एग्रीकल्चर और आज मॉडर्न तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। तो हम सारी एग्रीकल्चर देखेंगे। आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर के नाम होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लॉन्ग टर्म फार्मिंग है, ठीक है। तो इतनी सारी एग्रीकल्चर हैं। अब आप इनके बारे में लिख तो पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, लॉन्ग टर्म फार्मिंग क्या है। मुझे पता है आप लिख लेंगे, 2 मार्कर में भी लिख लेंगे, 5 मार्कर में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन सारी जो भी फार्मिंग है, जो भी एग्रीकल्चर है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, पहले तो ये बताइए। कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीकल्चर किया जा रहा है तो क्या है ये? अभी जैसे एग्रीकल्चर बिल भी आए थे तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉर्पोरेट एंड फार्मर्स, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है, एक निश्चित समय पर अगर कोई फिक्स्ड रेट में कोई बायर और प्रोड्यूसर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए एक किसान और एक कंपनी, चिप्स निर्माता कंपनी के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाता है, पेप्सी को, बिल्कुल ठीक है। चिप्स इन गुजरात, बिल्कुल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आ जाए तो आप एग्जाम्पल तो लिख पाएंगे, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्रीकल्चर है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर में क्या होता है? लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर में क्या होता है? बिल्कुल सही है, चावल। जहां हमें फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करने होते हैं, जो लंबे समय तक एग्रीकल्चर की जाती है, वो लॉन्ग टर्म में आती है। अगर 2 मार्कर में भी आता है तो आप एग्जाम्पल के साथ लिख पाएंगे। बिल्कुल, अनार की खेती, गीता जी बिल्कुल सही बोला। वीट, ओके। खेम सैनी जी, शुगर केन, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है पूंजीवादी कृषि, कैपिटलिस्ट अगर एग्रीकल्चर की जा रही है। इसके और बताइए मुझे, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर क्या है? कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, तो यहाँ पर 90% एग्रीकल्चर पूंजीवादी कृषि के रूप में होती है। होता क्या है ये बताइए, कोई भी एक इसका पूंजीवादी कृषि का बताइए, है क्या पूंजीवादी कृषि? जस्ट अभी कोई प्रॉपर इसका मीनिंग नहीं आया है अभी तक किसी का भी, कि पूंजीवादी कृषि होता क्या है।
एग्जाम्पल नहीं, आप मुझे बताइए पूंजीवादी कृषि क्या होता है पहले। हाँ, बाय यूजिंग इन लार्ज फॉर्म, बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ठीक है। आगे और बताइए। देखिए मैं बताती हूँ क्या है पूंजीवादी कृषि क्या है। अगर कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है मान लीजिए, और उसके पास मनी सरप्लस है, तो वो क्या करेगा, एक किसी फार्म को रेंट पर ले लेगा या खरीद लेगा और उस पर एग्रीकल्चर करवाएगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, बताइए। क्योंकि आप जब इसको लिखेंगे तो साथ में आपको एग्जाम्पल भी डालने होंगे। गुजरात में किस चीज की, तमिलनाडु, ठीक है। और देखिए पूंजीवादी कृषि ज्यादातर असम और दार्जिलिंग के चाय के बागानों में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, अ, यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े फार्म किराए पर ले लिए जाते हैं और कोई पूंजीवादी उसको फिर किराए पर दे देता है और वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है बड़े स्तर पर। जब चाय का प्रोडक्शन किया जाता है तो न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो बहुत मुनाफा होता है पूंजीवादी कृषि में। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये वाली एग्रीकल्चर देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। इंडिया में ज्यादा इसका स्कोप नहीं है, कुछ ही स्टेट में देखने को मिलती है, जैसे केरला में, असम, दार्जिलिंग। तो जब भी कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर पर आपको लिखना हो तो एग्जाम्पल डालिएगा चाय के बागानों का। चलिए नेक्स्ट बताइए, निगमित एग्रीकल्चर क्या है, कॉरपोरेट कृषि किसे कहते हैं, कॉरपोरेट बताइए। निगमित कृषि से क्या मतलब है, कॉरपोरेट एग्रीकल्चर क्या है। इंडस्ट्रियल बेस्ड और निगमित से नाम से ही पता लग रहा है, निगमित मतलब है कि कॉरपोरेट कोई जो समितियां हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम मिलकर एग्रीकल्चर करें, तो वो एक क्या बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं और उस समिति के माध्यम से एग्रीकल्चर की जाती है। और जैसे कि जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो शुगर केन की मिल्स हैं, तो वो क्या है, डायरेक्टली किसानों पर डिपेंड नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें तो शुगर केन चाहिए, तो वो क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक कॉरपोरेट बना लेते हैं और एक बड़ा फार्म ले लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं और जिससे वो क्या करते हैं, कंपनियों में शुगर तैयार करते हैं। तो निगमित कृषि आपको तमिलनाडु और महाराष्ट्र के इलाकों में देखने को मिल सकती है। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग, बिल्कुल खेम सैनी जी। टू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टुगेदर टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, बिल्कुल निकिता जी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलवासी कृषि क्या है, ये तो आप टीआरपी में बहुत लिखते आ रहे हैं, चलवासी कृषि ये तो बहुत सभी जानते होंगे, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और एग्रीकल्चर का सबसे प्रिमिटिव रूप है ये, सबसे प्राचीन तरीका है। यहाँ पुराने उपकरणों के माध्यम से प्रोडक्शन किया जाता है चलवासी कृषि में। झूम, हाँ ठीक है, झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो यानी कि सबसे, अगर एग्रीकल्चर का सबसे प्राचीन रूप देखा जाए तो वो कहाँ देखने को मिलता है, चलवासी में, राजस्थान में वालरा, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आए क्वेश्चन तो वहाँ ये फैक्ट डालिए, जैसे आपने टीआरपी में भी डाले थे दजिया और चिमाता, तो ये भी कोट करिएगा चलवासी कृषि पर अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है जैविक कृषि, इसमें भी मेंस से क्वेश्चन आ चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, आ चुका है क्वेश्चन जैविक कृषि से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थोड़ा अलग है और जैविक कृषि अलग है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आगे देखेंगे क्या है, अभी इसको बजट में भी देखेंगे, बजट में भी बात की गई है इसकी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मेंस में आ चुका है ये। सिक्किम बहुत बड़ा उदाहरण है जैविक कृषि का। हाँ, विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट में जहाँ एग्रीकल्चर की जाती है वो क्या है, जैविक कृषि। आज जैसे बिल्कुल डूंगरपुर में, राजस्थान का एग्जाम्पल डूंगरपुर, और अब तो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड भी इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, क्योंकि सिक्किम तो है ही बहुत बड़ा मॉडल जैविक कृषि के मामले में।
श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं समुच्चय कृषि, जिसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। क्या है कंटूर फार्मिंग? समुच्चय कृषि बोलते हैं जिसे। कंटूर फार्मिंग क्या है? हाँ, जनरली कहाँ की जाती है? हिली रीजन्स में, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर ये वाली एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, चाय कॉफी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, पहाड़ों पर एक सीढ़ियाँ बना दी जाती है ताकि जब कभी बारिश हो तो वो पानी बिल्कुल मिट्टी को नीचे लेकर नहीं आ जाए। तो वो क्या करता है, सीढ़ियाँ पानी के वाटर के मूवमेंट को स्लो कर देती हैं, और उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो ये जनरली कहाँ की जाती है? नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट में। तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कंटूर फार्मिंग में। उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एग्रीकल्चर, तैरती कृषि। बताइए, ये तो आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा, फ्लोटिंग एग्रीकल्चर। और इंडिया में है कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगा, बताइए। मणिपुर में, बिल्कुल सही, खेम सैनी जी बिल्कुल सही बोला। मणिपुर में फ्लोटिंग एग्रीकल्चर की जाती है, शैलो वाटर बॉडीज में, बिल्कुल निकिता जी। केबुल लामजाओ, जम्मू कश्मीर में भी की जाती है, डल लेक है वहां पर, तो वहां भी की जाती है। यहाँ पर क्या है, पानी पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, चाहे वो वुडन प्लेटफॉर्म हो, कैसा ही हो, और उस पर एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे बोट में भी की जाती है, डल झील है जो, वहां पर बोट में एग्रीकल्चर की जाती है। सिंगाड़ा, बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक दिया निकिता जी ने। हाँ, तो अगर तैरती कृषि पर एग्जाम्पल डालना हो तो आप जम्मू कश्मीर का डाल सकते हैं, डल झील का, या फिर आप मणिपुर का जो केबुल लामजो है, लोकटक लेक है, उसका भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मिश्रित कृषि, जिसे मिक्स्ड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। मिक्स्ड एग्रीकल्चर पता है? और मुझे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताइएगा कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर और मिक्स्ड क्रॉप में दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, लाइव स्टॉक। हाँ, बसंत जी आप जो बता रहे हैं ये मिक्स्ड क्रॉप है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर नहीं। अगर एक ही फील्ड पर दो से ज्यादा अगर कोई क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो किस में आएगा? मिक्स्ड क्रॉप में। जैसे मान लीजिए व्हीट और ग्राम को अगर एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है साइमल्टेनियसली, तो वो किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड क्रॉप का। हाँ, इसमें निकिता जी, इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, जैसे व्हीट और ग्राम का डाल दिया, ग्राउंड नट और सनफ्लावर का डाल दिया। ये एग्जाम्पल डालकर आप इसको, अपने आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आपको एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्पल्स आ गए होंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो आप लिखने में एक्सपर्ट हैं, आपकी आंसर राइटिंग देखी थी, लेकिन एग्जाम्पल भी आप डालेंगे तो इससे आपके मार्क्स एनरिच होने की संभावनाएं पूरी होंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए इसमें कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स डाले हैं, जो कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, न केवल ऐसे के सेक्शन में, जबकि बल्कि इसको जीएस इकोनॉमी सेक्शन में भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए इसमें है, देख पा रहे हैं आप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, लगभग 8 फैक्ट है, जिसमें पहला ये है कि भारत विश्व का लगभग 11% अनाज का प्रोडक्शन करता है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे भी आता है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है, तो आप वहां पर इन फैक्ट्स को यूज करिए, इंट्रोडक्शन में करिए। अगर आंसर राइटिंग में अगर आप करते हैं तो इंट्रोडक्शन में डालिए, और अगर ऐसे में डालते हैं तो वहां पर आप इसकी शुरुआत अपने फैक्ट से कर सकते हैं, कि लगभग 11% जो अनाज है वो उसका प्रोडक्शन करता है भारत, और उसके मामले में भारत थर्ड नंबर पर है इंटरनेशनल लेवल पर, अमेरिका और चाइना के बाद। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और 54% भाग पर क्या है, अनाज का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, एग्रीकल्चर का ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि 1951 और 1951 से लेकर आज 2022 तक भारत में जो एग्रीकल्चर का जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कितना रहा है।
देखिए 1951 में कितना लिखा हुआ है, 52%, और 2021 में है 17.08। देखिए अंतर तो काफी ज्यादा है, कहाँ तो 50 प्लस था परसेंटेज जीवीए में, और आज 17.08 हो गया। लेकिन इसमें चिंता वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब 1951 की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ हमारी जीडीपी का साइज बहुत छोटा था, काफी कम थी, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं था। और दूसरी बात, उसमें जीडीपी का साइज काफी छोटा था, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो काफी ज्यादा दिखता था। लेकिन आज हमारा जीडीपी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, सर्विस सेक्टर इंक्लूड हो गया है, तो उसके कंपैरिजन में देखिए तो 17.08 भी वैसे परसेंटेज में कम है, लेकिन वाकई ये ज्यादा है परसेंटेज, तो ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। और किसी भी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है, तो इसका मतलब है कि वह देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो चिंता वाली बात तो है नहीं। 17.08 काफी अच्छा है जीवीए में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, तो ये आप अपने निबंध में डाल सकते हैं, या फिर इकोनॉमी का कोई भी एग्रीकल्चर का मेंस का क्वेश्चन आता है 10 मार्कर, तो वहां पे आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए 55% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, 55% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और नेक्स्ट है 55% लैंड मॉनसून पर डिपेंड है। देखिए हमारा देश का लगभग 55% जो भूमि है वो डायरेक्टली मॉनसून पर है। अगर किसी वर्ष मान लीजिए मॉनसून विफल हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, तो कितना बड़ा हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान होता है, तो आप ये इससे आंकड़ों से आइडिया लगा सकते हैं। और देश के 85% किसानों के पास 15% भूमि है, और 15% किसानों के पास 85% लैंड है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है भूमि का, कि लगभग 85% किसानों के पास तो 15% भूमि है, और 15% के पास तो इसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लैंड के दिखाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि 40% लैंड पर अभी भी मैकेनाइजेशन हुआ है, केवल केवल 40% लैंड पर हुआ है। 60% लैंड आज भी ऐसी है जो कि पुराने तरीकों से, ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर हो रही है। तो इस 40% को बढ़ाकर हमें कितना करना है, आगे ले जाना है, ताकि मैकेनाइजेशन ज्यादा हो सके और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सके, और हमारी एग्रीकल्चर न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जानी जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 67% जो हमारे किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अब देखिए लगभग 2/3 किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर भी लैंड नहीं है, तो ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। यानी कि 2/3 किसान तो हमारे कभी भी मैकेनाइजेशन तो अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर लैंड से, अगर 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो वहां कैसे मशीनीकरण होगा, वहां तो एक ट्रैक्टर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ये सारे फैक्ट्स आप अपने यूज कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में, इसीलिए डाले गए हैं। आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस की, एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। पहले तो आप अपनी व्यूज दीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चैलेंजेस की बात करी है। साइज, किसका साइज, शिवानी जी? एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में? मॉनसून डिपेंडेंसी, बिल्कुल। लैंड साइज, ठीक है। मॉनसून सिंचाई का साधन का अभाव, ट्रेडिशनल मेथड्स, बीज, इरिगेशन, मॉनसून डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी, लोन, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए अब इसमें देखिए स्लाइड में क्या है। पहला पॉइंट है लो क्वालिटी सीड। इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है एग्रीकल्चर के सामने, एवरेज, ठीक है, सब ठीक दे रहे हैं आंसर। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है लो क्वालिटी सीड, यानी कि हमारे भारत में सीड की क्वालिटी नहीं है। आप अगर विकसित देशों में देखें तो वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वहाँ पर उच्च गुणवत्ता के सीड प्रोवाइड कराए जाते हैं। भारत में वीट का, राइस का, यहाँ इसके सीड तो अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि यहाँ पर दालों के संदर्भ में कोई भी सीड नहीं है।
ये हमको आयात करने पड़ते हैं अमेरिका से। पल्सेस के संदर्भ में कोई भी सीड अवेलेबल नहीं है, तो लो क्वालिटी सीड एक सबसे बड़ा कंसर्न है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड्स। जैसा कि हमने फैक्ट में देखा था कि 40% लैंड पर ही अभी मैकेनाइजेशन हुआ है ना। तो 60% लैंड कैसी है, ट्रेडिशनल मेथड्स पर काम कर रही है अभी। तो ये भी सबसे बड़ा कंसर्न है। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या है, होता क्या है, यहाँ पर मेहनत बहुत लगती है, प्रोडक्शन भी उतना नहीं हो पाता, और ना ही किसानों को ज़्यादा फायदा हो पाता है। तो ये भी सबसे बड़ा चिंता का कारण है। तीसरा है इसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या फिर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। लाखों लाखों का टन जो हमारा गेहूं है बर्बाद हो जाता है, सिर्फ किसकी वजह से, स्टोरेज की फैसिलिटी ना होने की वजह से। और देखिए चौथा सबसे बड़ा कारण है लोन का। जैसे कि आपने सबने बताया, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती, किसान बहुत बड़े स्तर पर कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और पांचवा देखते हैं मॉनसून डिपेंडेंसी। ये तो है ही, ये तो सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि 55% हमने देखा था क्या है, मॉनसून पर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की। और दूसरा लैक ऑफ एग्रो एजुकेशन, कृषि से संबंधित हमारी शिक्षा का अभाव है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्या बोलते हैं एप्स लॉन्च किए हुए हैं, और इतनी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन किसानों को उन स्कीम्स का फायदा उठाने के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कारण है वो क्या है, इससे संबंधित शिक्षा नहीं है इस किसानों में, वो आज भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। और दूसरी जैसे सरकारी नीतियों के प्रति संदेह, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा है कि जैसे अभी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल आए थे 3, वो सरकार को वापस लेने पड़े। तो किसकी वजह से, नीतियों के प्रति संदेह था, सरकार नहीं समझा पाई किसानों को कि वो क्या करना चाह रही है इन बिल के माध्यम से। तो किसानों के इतने बड़े विरोध के कारण ये बिल लेने पड़े वापस। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। और नेक्स्ट लास्ट है इसमें भूमि का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फैक्ट देखा था 85% और 15% वाला, तो वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी एग्रीकल्चर के सामने। अब इसमें सॉल्यूशंस आप बताइए थोड़े से, फिर हम थोड़े से इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एग्रीकल्चर को चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या क्या हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो सब आप बताइए। बताइए एग्रीकल्चर के लिए क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं हम। वाधवा कमेटी, बिल्कुल। बबलेश जयमन जी, आपका ये इन्होंने एक वाधवा कमेटी का जिक्र किया है। तो जब कभी भी आपको सॉल्यूशंस लिखने पड़े तो वहां पर आप कमेटी का जिक्र कीजिए। कमेटी का जिक्र करने से क्या होता है, आपके आंसर्स एनरिच होते हैं। कोई भी टॉपिक है, चाहे एग्रीकल्चर ही नहीं, वो चाहे इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, इथिक्स का हो, अगर आप कमेटी हर किसी से रिलेटेड अगर जोड़कर अगर आंसर को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ जाते हैं। शिवानी जी, कृषि के अधीन क्षेत्र बढ़ाना, हरित क्रांति, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अशोक दलवाई कमेटी, बिल्कुल। कमेटी नोट कर लीजिए, वाधवा कमेटी नोट करिए, अशोक दलवाई कमेटी, ये अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। जब कभी भी एग्रीकल्चर पर टॉपिक आए, लिखने को आए, तो वहाँ इन कमेटी का जिक्र जरूर करिए। जैसे मेरे नोट्स में भी देखिए मैंने कमेटी डाली है, शांता कुमार कमेटी। तो 3 कमेटी आपके सामने आ गई, वाधवा कमेटी, अशोक दलवाई और एक शांता कुमार कमेटी। और बाकी तो आप दे ही रहे हैं, मैकेनाइजेशन थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर सीट्स, बिल्कुल श्री योगिता जी। हाँ, तो इसमें सॉल्यूशंस की बात करते हैं। 2 कमेटी आप नोट करिए, वाधवा, अशोक दलवाई, और एक कमेटी नोट करिए, शांता कुमार कमेटी। आपको इन कमेटी की सिफारिशें नहीं लिखनी है, सिर्फ जिक्र करना है अपने आंसर्स में, और वहां जिक्र करके आएंगे तो आपके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे। जैसे 2014-15 में एक शांता कुमार कमेटी आई थी, तो इन्होंने काफी अच्छी सिफारिशें दी थी, तो वह सॉल्यूशंस में आप ये डाल सकते हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशन, जैसे आप सबने बताया, कृषि को समवर्ती सूची का विषय, देखिए बबलेश जी के बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। कृषि की को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशन किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर के सॉल्यूशन से संबंधित। सीड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो ऐसा कि आंसर्स ऐसे होने चाहिए जहां आपके सॉल्यूशंस थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशंस तो सब लिखेंगे, आपके सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे।
और जैसे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पढ़ा था, तो उस पर एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। उससे क्या होगा, किसानों की जो शोषण की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। ठीक है। और एक इसमें मैंने एक पॉइंट डाला है, टारगेट एवरी टाइप ऑफ रिस्क। आज देखें तो किसानों के सामने काफी सारी रिस्क है, जो कि रिस्क किस फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे प्राइस रिस्क है, नेचुरल रिस्क है, फर्टिलाइजर रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। प्राइस रिस्क कैसे है, जैसे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता कई बार, तो सबसे बड़ी कीमत जोखिम किसानों के सामने ये है। और नेचुरल रिस्क तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे मॉनसून पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और फर्टिलाइजर रिस्क, जैसे कि फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे मिलते हैं किसानों को, तो वो यूज़ नहीं कर पाते। और कई बार यूज़ भी कर लेते हैं तो उन्हें रेशो नहीं पता होता कि किस रेशो में इनको यूज़ करना है, तो फसल कई बार खराब हो जाती है। तो उर्वरक का जोखिम भी है उनके सामने। और एक फाइनेंशियल रिस्क भी है, वित्तीय जोखिम। कई बार उनको लोन नहीं मिलता किसानों को, और कई बार वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो अगर हम किसानों के इन सभी टाइप्स की रिस्क को टारगेट कर ले, तो एग्रीकल्चर के संदर्भ में हमारा किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो आप इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, प्राइस रिस्क, नेचुरल रिस्क, फर्टिलाइजर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, और इन कमेटी का जिक्र कर सकते हैं। तो कभी अभी आए अगर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कमेटी तो जरूर डालिएगा। वाधवा कमेटी, अशोक दलवई, शांता कुमार कमेटी। ठीक है, मशीनों का भाव, ये भी ठीक है। तो हमने अब चैलेंजेस की बात कर ली, सॉल्यूशंस की बात कर ली है। अब हम थोड़ा सा एमएसपी पे जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी जो बजट आया है 2022-23 का, तो वहां पर एमएसपी से रिलेटेड एक बात कही गई थी। देखिए ऊपर ऊपर एक बात लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ एमएसपी ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली इन द अकाउंट ऑफ फार्मर्स। यानी कि जो एमएसपी का पेमेंट है वो डायरेक्टली अब फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये बजट 2022-23 में बात की गई है। तो इसलिए हम एमएसपी की थोड़ी सी एमएसपी के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि एमएसपी है क्या। आप बताएं लिख के एमएसपी क्या है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एमएसपी से रिलेटेड, तो क्या लिखेंगे आप, कीवर्ड में बता दीजिए। हाँ, ये डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा इसका, एमएसपी का। तो एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बताइए, क्योंकि अपने आंसर्स में बजट का, अगर आप बजट का जिक्र करेंगे ना, तो आंसर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। C1 कोस्ट प्लस C2 कोस्ट, बिल्कुल। एमएसपी को 2 मार्कर में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस A2 प्लस FL। हाँ, मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है। एमएसपी क्या है, एक ऐसा मिनिमम प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट क्या करती है, अश्योरेंस देती है किसी भी फार्मर को कि वो उनके जो क्रॉप्स है, जो उनका प्रोडक्शन है, उनको प्रोक्योर कर लेंगी। ठीक है, एक निश्चित, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर। सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी द्वारा दिया जाता है। इसमें दो मैंने चीजों की चर्चा की है, कृषि लागत व मूल्य आयोग, जो ये क्या है, सीएसीपी तो रेट्स तय करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। आप बहुत सारे इसमें A2 प्लस FL भी डाल रहे हैं, C1 कोस्ट, C2 कोस्ट, ये बचा के रखिए। जब आपको ऐसे लिखना हो तो वहां इन चीजों को डालिएगा, क्योंकि यूपीएससी में तो शायद नहीं डालते इन चीजों को, फैक्चुअल को, लेकिन इसमें अगर आरएस में आता है ऐसे, तो वहां इन चीजों को डालिएगा। एमएसपी के ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं। अगर 5 मार्कर में आता है तो वहां आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या है एमएसपी के। रीना जी, सरकार किसानों को फसल खरीदने की गारंटी प्रदान करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताइए इसके। प्राइस अश्योरेंस, किसानों को फसल सुरक्षा। ठीक है, हाँ देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इससे किसानों को फसल की सुरक्षा दी जाती है, प्राइस अश्योरेंस दिया जाता है, फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। फूड सिक्योरिटी कैसे, जैसे कि पीडीएस में जो आज वीट और जो राइस जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है यही जाता है वहाँ। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बिल्कुल। तो एमएसपी पे अगर आपको उद्देश्य लिखने को आए तो आप लिख पाएंगे 4-5 पॉइंट। मिडिल मैन से के शोषण से बचा देना किसानों को,
उनका उपज का उचित मूल्य देना, ठीक है। एग्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प, खाद्य संकट कम करना, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव आपने सबने बता दिए हैं, अब इसके चैलेंजेस देख लेते हैं हम। इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं एमएसपी के सामने, तो ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है आपसे। चैलेंजेस बताइए, फिर इसमें देखेंगे नोट्स में क्या लिखे हुए हैं। पीडीएस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है शिवानी जी। ये आपका इनडायरेक्ट थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, आप डायरेक्टली इसका चैलेंजेस बताइए। लाभार्थी बहुत ज्यादा है। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी 9% ऑफ बजट, फिजिकल बर्डन, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। डब्ल्यूटीओ प्रॉब्लम, सब्सिडी का प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो है कि इसका लिमिटेड एक्सटेंट है। जैसे कि आपको पता होगा एमएसपी बास्केट में आज 23 क्रॉप्स है। सरकार 23 प्रकार की फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। सबसे पहले तो ये 23 क्रॉप्स ही कम है, बहुत सारी चीजें हैं और भी इसमें शामिल की जानी चाहिए, लेकिन 23 क्रॉप्स में से भी सरकार सबकी खरीद नहीं करती। प्रोक्योरमेंट ज्यादा से ज्यादा ओनली राइस और व्हीट का होता है डोमिनेंटली। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसका जो दायरा है वो बहुत सीमित है, तो दायरा बढ़ाया जाए। डोमिनेंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है इसका इनइफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो रहा। एक शांता कुमार हमने कमेटी पढ़ी थी, तो उस कमेटी ने ही कहा था कि जो 94% किसान है वो एमएसपी के लाभ से वंचित हैं। तो इससे पता लग रहा है कि इसका क्रियान्वयन कितना इनइफेक्टिव है। तो दूसरा चैलेंज इसके सामने है लीकेजेस, योगिता जी बिल्कुल, रीजनल इनइक्वालिटी भी हो जाती है। और तीसरा इसका कारण हम देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एमएसपी का उद्देश्य क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन आज ये किसानों से जो बाजार मूल्य है उसके रूप में ही इसकी खरीद कर रहा है, तो किसानों को फायदा कहाँ हो रहा है। और चौथा कारण देख सकते हैं कि वीट और पैडी डोमिनेटेड है। प्रोक्योरमेंट ज्यादा से ज्यादा वीट और पैडी का ही किया जाता है, वीट और राइस का किया जाता है, क्योंकि पीडीएस में यही पहुंचती हैं चीजें। तो हमने चैलेंजेस की बात कर ली। चैलेंजेस आप लिख पाएंगे, एमएसपी कलेक्शन सेंटर दूर होते हैं, ठीक है। फार्मर आर डिमांडिंग 3C3 कोस्ट, हाँ आप सब ठीक दे रहे हैं चैलेंजेस। तो 5 मार्कर में आए तो लगभग आपको 5 पॉइंट तो लिखने ही है चैलेंजेस से रिलेटेड। अब आप देखते हैं कि एमएसपी में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। तो लिखिए एमएसपी में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। केंद्र राज्य सरकार में सहयोग का अभाव, ठीक है। आप बताइए वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, कभी सोल्यूशन लिखने को आए एमएसपी पे। शांता कुमार कमेटी, ठीक है, रमेश चंद्र कमेटी, ओके। हाँ सोल्यूशंस में कमेटी का जिक्र करिएगा। सबसे पहले तो सोल्यूशन ये दे सकते हैं कि जैसे प्रॉब्लम देखी थी हमने कि इसका लिमिटेड एक्सटेंट है, दायरा बहुत सीमित है, तो इसके दायरे को बढ़ाया जाए सबसे पहले तो। पीएम आशा के पॉइंट, तो एमएसपी के दायरे को बढ़ाया जाए, जो आज 2 फसलों का प्रोक्योरमेंट होता है उसको बढ़ाकर ज्यादा किया जाए। और सबसे एक इनोवेटिव सोल्यूशन ये है कि केरल के मॉडल को अपनाया जाए। केरल में क्या होता है केरल की सरकार सब्जियों पर एमएसपी तो निर्धारित उस पर फसलों पर तो एमएसपी निर्धारित करती भी है, लेकिन साथ में वो फलों और सब्जियों पर भी एमएसपी डिसाइड करती है। तो केरल का मॉडल ही अपने आप में बहुत बड़ा एक आदर्श मॉडल है जिसे सरकार अपना सकती है। न केवल फसलों पर बल्कि फलों और सब्जियों पर भी एमएसपी निर्धारित कर सकती है सरकार। तो केरल का मॉडल बहुत अच्छा एग्जाम्पल डाल सकते हैं। और दूसरा इसमें बोल सकते हैं कि एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क दिया जाए। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है आज एमएसपी सिर्फ सरकार डिसाइड करती है, लेकिन कानूनी कोई बाध्यता नहीं है सरकार के ऊपर कि इतना ही आपका प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट करना है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क देने से एमएसपी को क्या हो जाएगा, किसानों की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएंगी।
हाँ, फार्मर्स आर डिमांडिंग लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर एमएसपी को कानूनी ढांचा दे दिया जाएगा, कानूनी ढांचा प्रदान कर देंगे, तो एमएसपी में काफी हद तक सुधार हो सकता है। इसमें बात करी है रमेश चंद्र समिति की। रमेश चंद्र समिति क्या, रमेश चंद्र जी बोलते हैं कि जैसे चाइना है, चाइना में कोई पीडीएस सिस्टम नहीं है, वहां पर कोई भी एमएसपी जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के फार्मर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो क्या कर सकते हैं, रमेश चंद्र कमेटी ने बोला था कि इस एमएसपी की जगह एक बीमा प्राइस ले आओ, एक इंश्योरेंस प्राइस ले आओ। और इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसान 2,000 रुपये पर क्विंटल अगर मार्केट में अगर किसी गेहूं की रेट है और किसान उसको 1,800 में बेच कर आता है और उसे 200 रुपए का नुकसान होता है, तो सरकार क्या करे, उस 200 रुपए की भरपाई कर दे सिर्फ। तो रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश ये थी। हालांकि आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कोट कर सकते हैं कि रमेश चंद्र कमेटी को की सिफारिशों को एमएसपी के संदर्भ में माना जाए। तो आपने सब चीजें देख ली, चैलेंजेस देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिए, इसके भावांतर भरपाई योजना, बिल्कुल इंसेंटिव्स दिए जाएं योगिता जी, डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, डेवलप कंट्रीज की जैसे इन्वेस्टमेंट हेल्प, ठीक है। अब एमएसपी के हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। बताइए एमएसपी के फायदे क्या है, सबसे ज्यादा तो फायदे बताइए। एमएसपी से क्या लाभ है किसानों को? प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। इनकम सिक्योरिटी, फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, योगिता जी। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करने की और एक कदम, इंसेंटिवाइज फार्मर्स फॉर मोर प्रोडक्शन, ठीक है। सबके पॉइंट अच्छे हैं। देखिए एक पॉइंट इसमें जैसे लिखा हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है फसल प्रतिरूप का निर्धारण, ये शायद आपने नहीं लिखा है किसी ने भी। क्रॉप का एक पैटर्न डिसाइड करती है एमएसपी। सरकार को जिस भी वर्ष जिसका भी प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए होगा उसका एमएसपी रेट बढ़ा देती है किसान सरकार। जैसे मान लीजिए सरकार को चाहिए कि अभी राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो राइस का एमएसपी बढ़ा देगी। तो इससे क्या होता है, क्रॉप का पैटर्न भी डिसाइड करती है सरकार, तो फसल प्रतिरूप का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके कौन्स बताइए अब, एमएसपी के नुकसान क्या है एमएसपी होने से? ठीक है, ओनली फॉर फ्यू क्रॉप्स। एक तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, डिस्करेजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। हाँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को डिस्करेज करता है। रीजनल इनइक्वालिटी, क्रॉप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। बबलीश जैमन जी, बागवानी, रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। फिस्कल बर्डन, ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे हैं। तो अगर ये 10 मार्कर में भी एसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके सारे डायमेंशंस कवर हो चुके हैं, चैलेंजेस भी, वे फॉरवर्ड भी, प्रोज कॉन्स, सब कुछ, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बजट में बात की गई है, अभी जो बजट आया था फरवरी में 2022 और 23 का, तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो आप अपने आंसर में जहां भी सूटेबल लगे वहां इन चीजों को कोट कर दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि आज एग्रीकल्चर का जो करंट सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। आज से लगभग 70-75 साल पहले जैसे एग्रीकल्चर की जाती थी, आज बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पंजाब में है काफी सारी, तो वहाँ क्या किया जाएगा, इसके सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। तो कभी भी एग्रीकल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये चीज आप फिट कर सकते हैं बजट की बातों को। और लिखिएगा बाकायदा कि बजट 2022-23 में इस बात का जिक्र किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी विल आल्सो बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लिखा है फार्मर्स ड्रोन का भी यूज करेंगे। तो अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो वहां आप बजट की इन बातों को डाल सकते हैं। और ड्रोन की मदद से क्या होगा, क्रॉप इवेलुएशन होगा, लैंड रिकॉर्ड्स और स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, इससे किसानों की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो सुनिश्चित हो पाएंगी।
और अगर एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के साथ साथ हेल्थ से जोड़कर भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का, तो आप ये चीजें वहां डाल सकते हैं कि बजट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन बात का जिक्र किया गया है। दूसरा इसमें बोला गया है कि जो गंगा नदी है उसके लगभग 5 किलोमीटर के एरिया को वहां पर क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। तो ये भी एक इन्होंने इसमें डाला गया है फैक्ट, तो ये आप डाल सकते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर तो जहाँ तक है ज़्यादा कवर हो चुका है, और एमएसपी भी हमने कवर कर लिया। अब बजट को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं बजट का। अब मुझे बजट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर बजट के बारे में लिखने को आ जाए तो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है ये? वैसे 112 ठीक है, वैसे आएगा नहीं, ये इतना जनरल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, स्टेट का जो बजट है 202, बिल्कुल। बजट का डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, अब वहाँ ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द यूज किया गया है। तो हमारा जो बजट है वो कौन जारी करता है? बजट विभाग, जो किस में आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अब कुछ बजट के प्रकार हैं जो आपसे 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉमन बजट हो गया, परफॉर्मेंस बजट हो गया, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट। कॉमन बजट क्या है बताइए? आम बजट क्या होता है? आम बजट क्या होता है? ठीक है, जस्ट सिंपल, अगर पदों का लेखा जोखा लिखा हो वो कॉमन बजट है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? निष्पादन बजट अगर 2 मार्कर में आ जाए, आम बजट तो नहीं पूछा जाएगा, निष्पादन बजट पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, और इसको एग्जाम्पल के साथ बताइएगा कि इसमें आप कौन सा एग्जाम्पल डाल सकते हैं। परफॉर्मेंस बजट क्या है? सबसे पहले तो 1945 में अमेरिका में ये वर्ड यूज किया गया था, हुअर कमीशन ने। तो आप डाइट चाहे तो ये फैक्ट भी डाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन यूएस, ठीक है। हुवर कमीशन था एक, वहाँ उन्होंने ये यूज किया था शब्द। होता क्या है निष्पादन बजट? परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आउटकम ऑफ प्रोग्राम और डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको इसमें क्या होता है, जो बजट का जो राशि दी जाती है वो एक इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आपको इतना राशि दिया गया था, और उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है कि कितना परफॉर्मेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बजट प्रोवाइड किया गया है, तो जब आप उस बजट की राशि को खर्च कर देंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि स्कूल, जैसे कितने स्कूल्स ओपन हुए हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी हुई है, जैसे एनरोलमेंट कितने हुए हैं बच्चों के, और कहाँ कहाँ स्कूल खोले गए हैं। तो ये क्या ये परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जहाँ ये जो आपको इसका राशि दी गई है आप कहाँ खर्च की है। तो एक तरह से क्या है, ये एक मात्रात्मक देखता है कि क्वांटिटी के रूप में कितना परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। और इसी के बेस पर है आउटकम बजट। नाम से तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि परफॉर्मेंस बजट क्वांटिटी को देखता है और आउटकम बजट क्या देखता है? क्वालिटी को देखता है। जीरो बजट में सभी योजनाओं को शून्य के आधार पर, ठीक है, फिर से क्या होता है, आपकी पुरानी मदों को भुला दिया जाता है और नए सिरे से राशि प्रोवाइड कर दी जाती है शून्य आधारित बजट में, ठीक है। और शून्य आधारित बजट को ही सनसेट बजट भी बोला जाता है, सनसेट बजट भी कहा जाता है, ठीक है, सूर्यास्त बजट, बिल्कुल। और सबसे पहले 1970 में पीटर ए पायर ने इस वर्ड को यूज किया था। 2 मार्कर में आ जाए तो आप ये फैक्ट डाल सकते हैं, 1970 में पीटर ए पायर, और परफॉर्मेंस बजट का हुवर कमीशन ने 1949 में यूज किया था। अच्छा, जेंडर बजट बताइए, जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट क्या है?
समानता तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी स्पेसिफिकली अगर किसी जेंडर को टारगेट करके अगर बजट तैयार किया जाता है तो वो जेंडर बजट कहलाता है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले चाइल्ड बजट बहुत चर्चा में था, तो आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सरकार बात कर रही थी कि चाइल्ड के लिए एक अलग से बजट पेश किया जाएगा, तो चाइल्ड बजट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेंडर बजट का। ठीक है, तो ये बजट भी आपके कंप्लीट हो गए। बजट आपने देख लिए 5 प्रकार के। अब इसका देखते हैं हम बजट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बजट क्यों पेश किया जाता है। अगर 5 मार्कर में पूछ लिया जाए कि बजट का महत्व क्या है, बजट क्यों जरूरी होता है पेश करना, तो मुझे एक एक पॉइंट बताते जाइए। रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। जन कल्याण को सुनिश्चित करना, बबली चमन जी बिल्कुल ठीक। और बताइए पॉइंट। आपके पास 5-5 पॉइंट हर चीज के रेडी रहने चाहिए कि जब कभी भी लिखने को आए तो तुरंत आप वहां जाके लिख दे, सोचने की जरूरत ही ना पड़े। इंडिकेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल हेल्थ, ठीक है। फ्रेमवर्क फाइनेंशियल ईयर का, ओके। योजनाओं के औचित्य का निर्धारण, ठीक है। काफी सारे पॉइंट आ रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, ठीक है। और बताइए। पॉलिसी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देखिए इसमें सिग्निफिकेंस, इसमें 6 पॉइंट डाले हैं। पहला इसमें लिखा है जनता के धन का लेखा जोखा, और दूसरा है अर्थव्यवस्था को मुद्रा की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। और किसी भी आर्थिक स्थिति का परिदृश्य पता लग जाता है। और चौथा देख सकते हैं हम इसमें इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, हम एक तुलना कर सकते हैं हमारे देश की, और एक तरह से सुचारू वित्तीय व्यवस्था, योजनाओं को गति, ठीक है। क्योंकि हर जब भी बजट पेश होता है तो हर स्कीम से रिलेटेड जो है पैसा अलॉट किया जाता है, राशि अलॉट की जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी, बोरोइंग इजी, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, रीना जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने सिग्निफिकेंस देख लिया बजट का, और बजट पर अगर 2 मार्कर या 5 मार्कर आता है तो आप लिख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसमें होगा, इसमें एक कोटेशन डाली गई है निर्मला सीतारमण जी की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है। बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है, और ये बजट सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है। तो अब बजट की ऐसी कोटेशन या ऐसी लाइन को आप याद कर लीजिए, और या तो आप अपने ऐसे में कोट कीजिए जब कभी भी जैसे विमेन एम्पावरमेंट पर आता है, ठीक है, या फिर आर्थिक समृद्धि पर कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप इस लाइन को एज इट इज कोट कर दीजिए नाम से, निर्मला सीतारमण जी के नाम से, तो वो आपको आंसर्स को एनरिच कर देगा। या फिर आप जैसे आपने आंसर को कंक्लूड करते हैं तो वहां भी डाल सकते हैं। तो इस कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं, बजट में आई थी कोटेशन। और इसमें सबसे बड़ी बात की गई है, इस काल के बजट को अमृत काल का बजट कहा गया है, अमृत पीरियड कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्कर या 5 मार्कर में कि अमृत बजट क्या है या अमृत काल क्या है। बताइए अमृत काल क्या है, अगर बजट पढ़ा हो तो आपने। 2022 से 2047 तक के काल को अमृत काल बोला गया है। देखिए इसमें बजट में तो 75 से लेकर जो 100, जो हमने अभी जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, और उससे जो 100वीं वर्षगांठ बनेगी हमारी, तो उसके बीच के जो टेन्योर है जो 25 साल का है, उसको उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है सरकार ने कि हम इन 25 सालों में क्या क्या करेंगे, और उस 25 ईयर्स को इन्होंने अमृत पीरियड का नाम दिया है। और अमृत काल को आपसे एक तरह से पूछा जा सकता है अमृत महोत्सव से जोड़कर, क्योंकि अमृत महोत्सव हमने हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की थी, तो वहां आपसे पूछा जा सकता है अमृत काल के। जब भी अमृत काल से क्वेश्चन आए तो वहां आपको 4 प्रायोरिटीज बतानी है जो कि बजट में डिस्कस की गई है। कौन कौन सी है वो 4 प्रायोरिटीज अमृत काल की? है वो लक्ष्य हो सकते हैं या प्राथमिकताएं पूछी जा सकती हैं, बताएं वो 4 प्रायोरिटीज कौन कौन सी है।
एक एक सभी लिख दीजिए। पीएम गति योजना, इंक्लूसिव ग्रोथ, पीएम गति शक्ति, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अगर अमृत महोत्सव पे भी पूछ लिया जाए तो वहां आपको चारों चीजें डालनी है। अमृत काल के बारे में पूछे तो वहां भी आपको इन चीजों को डालना है। कीवर्ड याद रखिए, सिर्फ पीएम गति शक्ति हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, और प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब चार चीजें हो गई। और पीएम गति शक्ति में भी इन्होंने 7 इंजन्स डिफाइन किए हैं। 7 सेक्टर ऐसे इन्होंने डिफाइन किए हैं जो कि रोजगार के अवसर को उत्पन्न करेंगे भारत में। तो वो कौन कौन से हैं 7 इंजन्स, वो भी याद करिएगा। पहला कौन सा है? अब पीएम गति शक्ति पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आपको 7 जो इंजन्स है उनका जिक्र करना है। रोड, रेलवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सातों इंजन आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पर आता है तो वहां ये लिखिएगा। ट्रांसपोर्ट पर आता है तो ये 7 इंजन्स का जिक्र कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ये वाली कंटेंट को कहीं यूज नहीं कर सकते, आप अपने दूसरे आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं इनको। तो परिवहन से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर इन सातों इंजन्स का आप जिक्र करना, और लिखकर कि बजट 2022-23 में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या बात की गई है। अभी जो नया बजट आया है इसमें 4-5 पॉइंट है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल्ड आउट, यानी कि जो राष्ट्रीय डिजिटल जो स्वास्थ्य इकोसिस्टम है वो एक तैयार किया जाएगा हेल्थ के क्षेत्र में। तो कीवर्ड याद रखिएगा। और नेशनल टेली मेंटल प्रोग्राम, इसकी भी चर्चा की गई है, तो ये टेली मेंटल प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही इसमें इन्होंने तीन चार चीजें बताई हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजनाएं आती हैं। एक तो है मिशन शक्ति, एक मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, और एक न्यूट्रिशन 2.0। ये चारों चीजें याद रखिएगा। 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी 3 योजना शुरू की गई हैं। तो उसमें आपको सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 इसका जिक्र करना होगा। और इसी में एक बात लिखी गई है कि 2 लाख जो आंगनवाड़ी है उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। हेल्थ सेक्टर से संबंधित 4 चीजें हो गई हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल टेलीमेंटल प्रोग्राम, और जो इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर दिया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत वो है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो भी है। और 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड कर दिया जाएगा किसमें? सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड चीज हो गई। अब हेल्थ पर क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों को डाल सकते हैं बजट 2022-23 का मेंशन करके। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में किन चीजों की बात की गई है। सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट है ई विद्या स्कीम। तो ई विद्या स्कीम अलग से पूछी जा सकती है 2 मार्कर में। ई विद्या स्कीम क्या है? क्या है ई विद्या स्कीम, अगर किसी ने पढ़ी हो तो? ई विद्या स्कीम क्या है? रेडियो से प्रशिक्षण एजुकेशन। देखिए ई विद्या स्कीम क्या है, इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल की, वो इसमें शामिल की गई है। और उसके जो 200 नेट टीवी चैनल है वो शुरू किए गए। पहले 12 चैनल हुआ करते थे, इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है ई विद्या स्कीम में, और 12 से 200 चैनल और स्टार्ट कर दिए है। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चैनल है, बिल्कुल ठीक है। तो ई विद्या पर आप अगर 2 मार्कर आए तो आप लिख पाएंगे बिल्कुल। और दूसरी बात इन्होंने बात करी है क्वालिटी एजुकेशन की, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो ये आप एजुकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये डाल सकते हैं। और अनाउंसमेंट ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी विद डिजिटल टीचर, ये किस में जिक्र है? ये ई विद्या स्कीम में ही है।
और साथ ही बात की इन्होंने वर्चुअल लैब्स की और स्किलिंग ई लैब्स की। वर्चुअल लैब्स भी होंगी, शुरू की जाएंगी, और एक तरह से ऐसी ई लैब्स होंगी जो आपको ट्रेन करेंगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये चीजें बताई गई है। आगे देखिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की है, कौशल विकास के बारे में। तो इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, देश स्टैक ई पोर्टल। क्या है देश स्टैक ई पोर्टल? फुल फॉर्म भी अगर आप लिखकर आ जाएंगे तो वहां आपके 1 मार्क तो आ ही जाएंगे 2 में से। देश स्टैक ई पोर्टल क्या है? स्किल और लाइवलीहुड के लिए क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम है। डिजिटल इकोसिस्टम स्किलिंग और लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक वेबसाइट है कौशल और आजीविका के लिए। तो कौशल विकास पर अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये आप जरूर डालिएगा, देश ई स्टैक ई पोर्टल। और साथ में इनको ये भी बोला गया है कि स्टार्टअप्स क्या हैं, जो उनको जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको परमिशन दे दी है कि वो ड्रोन की फैसिलिटी एज अ सर्विस दे सकेंगे अब। तो ये भी बहुत बड़ा एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। अब आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट पर। हमने 7 इंजन्स की बात की थी ट्रांसपोर्ट पर। अगर और कुछ लिखने में आए तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये भी डाल सकते हैं आप कि एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की चर्चा करी है गवर्नमेंट ने, कि एक ऐसा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो मुझे तो ये बताइए, लॉजिस्टिक क्या है पहले? लॉजिस्टिक से क्या समझते हैं आप? इसमें एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की बात की है। परिवहन नहीं, प्रचालन। लॉजिस्टिक में एक्चुअली एक चेन होती है बहुत बड़ी, जिसमें आपके प्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट तक सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। हाँ, रेंज ऑफ एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। निकिता जी का आंसर काफी वाइड है, अच्छा है। उत्पादन से वितरण की प्रक्रिया, ठीक है बबली जयमन जी। इकोसिस्टम फॉर सप्लाई चेन, बिल्कुल ठीक है। इको लॉजिस्टिक आप समझ पा रहे हैं क्या है? तो उसके लिए क्या किया है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया है जहां लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने बात की है कवच, एक कवच टेक्नोलॉजी की बात की है। तो कवच टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है, अगर कोई बता पाए तो कवच टेक्नोलॉजी क्या है? बजट में अभी जिक्र किया है कवच टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। कभी रेल परिवहन पर लिखने के लिए आए तो वहां पर आप इसका जिक्र करिएगा। देखिए, कवच टेक्नोलॉजी क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाती है। देखो, थोड़ा सा डायग्राम भी बन रहा होगा। एक ही ट्रैक पर जब 2 ट्रेनें आ जाती है तो कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा, एक निश्चित दूरी पर वो ट्रेनें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? जीरो एक्सीडेंट। यानी कि रेल परिवहन ने एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है जिससे कि ट्रेनों का एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। तो एक एंटी कोलाइजन डिवाइस नेटवर्क है, बिल्कुल सही है खेम सैनी जी, जो कि ट्रेन को आपस में टकराने से रोकती है। और उसके बीच के एरिया को कवच एरिया कहा जाता है। तो कवच टेक्नोलॉजी पर आए तो आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं 2 मार्कर या 5 मार्कर में। और इसका उद्देश्य लिख सकते हैं हम, जीरो एक्सीडेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। भारत ने अपने स्तर पर तैयार की है कवच टेक्नोलॉजी। तो बहुत बड़ा इनोवेशन है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। और दूसरी बात, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो 4000 नई पीढ़ी की चलाई जाएंगी अब, वंदे भारत ट्रेन। और नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान की भी बात की है इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेंस में एक भारतमाला पर क्वेश्चन आया था कितने 2 मार्कर था, 5 मार्कर? भारतमाला परियोजना से पूछा गया था। भारतमाला परियोजना से क्वेश्चन आ चुका है मेंस में।
तो अब जैसे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है, तो इसको आप ऐसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इसको हो सकता है पर्वतमाला परियोजना से पूछ ले। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें उसके आसपास की कवर करें। जैसे भारतमाला पूछा गया था, ऐसे ही पर्वतमाला परियोजना भी पूछी जा सकती है। तो आपको इसमें लिखना होगा कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान के जरिए पर्वतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या किया है, सड़कों का निर्माण में रखरखाव की जैसी समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए इस पर्वतमाला परियोजना को चालू किया गया है। और बजट 2022-23 में लगभग 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं तैयार की जाएंगी, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया सरकार ने। तो पर्वतमाला परियोजना 2 मार्कर 5 मार्कर दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं बजट 2022-23 का। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ, दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, दो ग्राफ आप देख पा रहे हैं। दो ग्राफ है, आप देखिए, बताइए मुझे, आप देख पा रहे हैं दोनों ग्राफ? हाँ, तो ग्राफ काफी सारे हो सकते थे, लेकिन सिर्फ मैंने दो ही ग्राफ डाले हैं। वो इसीलिए कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप मेंस में इकोनॉमी के, पर्टिकुलर इकोनॉमी के जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आप 10 मार्कर में या 5 मार्कर में ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बनाने से क्या होगा, आपके आंसर्स भी एनरिच हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी ग्राफ बना के तो देगा नहीं रेडीमेड, तो आपको इस पर खुद ही वर्क करना होगा। ये दो ग्राफ मैंने सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर या सैंपल के तौर पर डाले हैं। जैसे मान लीजिए कोविड से रिलेटेड बिल्कुल संभावना है कोविड पर कोई क्वेश्चन आए, वो कोविड को या तो इकोनॉमी से जोड़कर पूछ सकता है, या फिर कोविड को हेल्थ से जोड़कर पूछ सकता है। तो जब भी अगर कोविड को इकोनॉमी से पूछ कर आए तो ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉकडाउन में क्या दिखाया गया, बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई है, और सेकेंड वेव में इतना डाउन नहीं गई है, और थोड़ा ही ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद ये रिकवर भी कर रही है। तो आप इस ग्राफ को दर्शा सकते हैं, और जैसे ग्रीन लाइन है जीडीपी को दर्शा रही है, और जो पर्पल लाइन है ये जीवीए को दर्शा रही है। तो आप ऐसे ग्राफ बनाकर अपने आंसर्स को और एनरिच कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोविड का हेल्थ से रिलेटेड आ सकता है, तो आप वैक्सीनेशन कवरेज को दिखा सकते हैं कि इंडिया ने कितना कवरेज किया है। जैसे ग्रीन लाइन फर्स्ट डोज को दिखा रही है, और पर्पल लाइन है सेकेंड डोज को दिखा रही है। तो आप इसको वहां पर बना सकते हैं, और इससे आपके आंसर्स डेफिनेटली, इसके मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे ग्राफ बनाने से। और कहीं तो काम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आप इकोनॉमी में बना सकते हैं इन ग्राफ को, तो वहां इसका फायदा उठाइएगा। अब देखिए, इसमें राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे पुराना वाला है, तो इसके अभी डिटेल में तो आगे एक क्लास ले लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे जैसे आयोजना और सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जाए तो जीएसडीपी से पूछा जा सकता है। जीएसडीपी क्या होता है, बताइए लिखकर। जीएसडीपी क्या होता है? ठीक है, जैसे इंडिया का एक जीडीपी होता है, ऐसी राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। तो वहां पर आपसे और ज्यादा आंकड़े तो नहीं पूछे जाएंगे, आपने प्रीलिम्स में भी याद किए होंगे कि स्थिर कीमतों पर भारत की जो राजस्थान की जीएसडीपी कितनी रही है, और प्रचलित कीमतों पर क्या रही है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही इन सेक्टर का परसेंटेज वाइज इसका रेशो भी पूछा जा सकता है। 29.545 जैसे एग्रीकल्चर का है, और प्रचलित कीमतों पर 29.77 है। तो ये आपसे लगभग पूरी संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आप एक बार अपने प्रीलिम्स में तो याद किए होंगे ये चीजें। जैसे एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जब भी आरएस मेंस हुआ था, तो हो सकता है राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाली इस बार 5 चीजें पूछ ले। तो वो 5 चीजें आप एक बार लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या क्या है राजस्थान से टॉप 5 ऐसे प्रोडक्ट जो कि निर्यात होते हैं। तो ये आपको पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए, हो सकता है 2 मार्कर में पूछ ले, क्योंकि पहले इंडिया से रिलेटेड पूछा था एक्सपोर्ट। डायमंड कहाँ, क्योंकि आपको 5 चीजें दोनों सीक्वेंस में देनी है, तो सीक्वेंस में ही लिखिएगा।
सबसे ज्यादा होती है इंजीनियरिंग जो वस्तुएं होती है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, जेम्स। हाँ, सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। आप एक नोट से एक बार अपने फैक्ट्स को ब्रश अप कर लीजिएगा। और टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है राजस्थान से वो लगभग आइडिया देखिए 42,000 करोड़ का हुआ है। तो ये इफेक्ट आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं कहीं भी। हाँ योगिता जी, बिल्कुल आपने सही दिया है। सीक्वेंस में इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो पुराने बजट में ZBNF की बात की गई थी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी थी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और ZBNF में क्या डिफरेंस क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है ये बताइए। जी राजस्थान के टोक, बांसवाड़ा, सिरोही में ये बात की जा रही है। जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है ZBNF पर, तो वहां फैक्ट तो डालिएगा, डेफिनेशन तो हर कोई लिख देगा, लेकिन मार्क्स अगर बढ़ाने हैं तो 2019-20 बजट का जिक्र कर देना। और राजस्थान में 3 जैसे जिलों में की जा रही है, टोक, बांसवाड़ा, सिरोही, तो ये भी आप डाल सकते हैं। और 15 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा, इन बजट में बात की गई है। शून्य लागत प्रकृषि, ठीक है, जहां पर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की जाती है, जहां पर कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। एक सेकंड। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर जहाँ की जाती है वो क्या है, ZBNF के अंतर्गत आता है, यानी लो कॉस्ट इनपुट। जैसे आप लो कॉस्ट में आप काउ डंग का यूज कर सकते हैं, पल्स फ्लोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ZBNF में क्या होता है, आपकी इनपुट कॉस्ट बिल्कुल लो होती है, कोई GM सीड यूज नहीं करना होता, पेस्टिसाइड यूज नहीं करने होते, यानी लो कॉस्ट बजट पर ही आपकी जब खेती की जाती है तो किसके अंतर्गत आती है, ZBNF, केमिकल फ्री। हाँ योगिता जी ने बहुत अच्छा दिया इसमें, जीवा मित्रा, बीजा मित्रा, ठीक है। तेलंगाना का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ZBNF तेलंगाना में बहुत प्रचलित है। तो 2 मार्कर में आ जाएगा, तो ZBNF कर पाएंगे आप। और साथ में फैक्ट भी डालिएगा कि 2019 बजट में ZBNF का जिक्र किया गया है और टोक, बांसवाड़ा, सिरोही में बड़े स्तर पर की जा रही है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें CM किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसका भी जिक्र किया गया था। ये तो देखिए, इसके जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ये प्रीलिम्स में आपने पढ़े होंगे। 17 जुलाई 2021 को जैसे ये लॉन्च हुई थी। इसमें जो किसान जिनके खेतों में मीटर लगे हुए हैं, उन किसानों को क्या दिया जाएगा, सरकार क्या करेगी, राज्य सरकारें क्या करेंगी, अनुदान देंगी बिल पर। जैसे मान लीजिए किसी किसान का बिल 2,000 रुपये आता है, तो सरकार उसको 1,000 रुपये अपनी तरफ से देगी। तो हर महीने 1,000 रुपये का बिल का अनुदान, तो लगभग पूरे साल भर का कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो प्रीलिम्स की जो नॉलेज है आपको, वो आप अपने मेंस में यूज करिएगा फैक्ट के तौर पर। किसान मित्र ऊर्जा का उद्देश्य तो आप लिख ही देंगे कि राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और साथ में इफेक्ट भी डाल देंगे, बिजली किसानों को बिजली अनुदान। तो आप एक ये पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, और इस योजना की डेट भी लिखी हुई है। इसमें क्या किया जाएगा, हर जिले से एक विलेज को अडॉप्ट किया जाएगा और वहां पर गांधीवादी मूल्यों का विकास किया जाएगा। तो आदर्श ग्राम योजना आ जाए तो वहां पर आप ये चीजें लिख सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा और कौशल, यानी किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज को अडॉप्ट करके वहां पर गांधी वाले मूल्यों का विकास होगा, और वहां पर शिक्षा, कौशल, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नशा मुक्त समाज, ये सारे वैल्यूज वहां पर क्या किए जाएंगे, इनकलकेट किए जाएंगे। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे 14 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। तो ये भी पूछी जा सकती है 2 मार्कर 5 मार्कर में। तो इसमें क्या किया है, इसमें लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे, और 24 जिलों में, यानी कि राजस्थान के जो 24 जिले हैं इसमें गांधी ज्ञान केंद्र और वाचनालय ये सब खोले जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ये सब आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट स्कीम है एक CM बीज स्वावलंबन योजना। तो इसमें भी ये फैक्ट्स, ये आपने प्रीलिम्स में सारे फैक्ट पढ़े होंगे, तो उद्देश्य के साथ ये फैक्ट डालेंगे तो आंसर और अच्छा हो जाएगा आपका। ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लगी थी। अब बजट 2020-21 में कुछ पॉलिसीज आई थी, जैसे कि ये 6 पॉलिसी है। तो मुझे लगता है कि इन पॉलिसी में से किसी एक ना एक पॉलिसी पर आ सकता है मेंस में। जैसे सिलिकोसिस पॉलिसी है,
टूरिज्म पॉलिसी है, ये इसमें 2021 लिखा है, इसको 2020 कर लीजिएगा। और आयुष नीति है, हस्तशिल्प नीति है, इको पर्यटन नीति है, एमसेंट नीति है। तो देखिए, दो आपको पॉलिसीज में अलग से दिख रही होंगी, एक सिलिकोसिस पॉलिसी और एक एमसेंट पॉलिसी। ये थोड़ी डिफरेंट है, बाकी पर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिलिकोसिस नीति की जानकारी नहीं है तो शायद नहीं लिख पाएंगे। एमसेंट पॉलिसी की भी इसके बारे में। तो सिलिकोसिस नीति क्या है, लिखिए थोड़ा सा। सिलिकोसिस पॉलिसी से क्या समझते हैं? हाँ, गीता जी का बहुत अच्छा फैक्ट है कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई है। हाँ, सिलिकोसिस बना किससे है, क्या है सिलिकोसिस? हाँ, लंग्स डिजीज है। रीजन क्या है इस डिजीज के होने का? हाँ, निकिता जी का बहुत अच्छा, फॉर लेबर्स इन माइंस हु गेट एक्सपोज इन डस्ट इन माइंस, कंस्ट्रक्शन वर्क्स से लेकर एक्सेस। हाँ, जैसे जो वर्कर्स होते हैं जो खनन वगैरह का कार्य करते हैं चट्टान और रेत में, तो इसमें चट्टान और रेत में क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो उससे क्या होता है, वर्कर्स को लॉन्ग टर्म डिजीज देखने को मिलती है। वो इसके सिम्टम्स होते हैं जो 15 से 20 सालों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसीलिए सरकार ने, राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस पॉलिसी चलाई है। एक्चुअल में क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जो कि वर्कर्स के काम के दौरान उनको ये डिजीज हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रावधान भी किए हैं और उनको एक राशि प्रोवाइड कराने की व्यवस्था भी करी है इसमें। तो वो सब चीज आप देख लीजिएगा। और ऐसे एक पर्यटन नीति लाई है सरकार ने। कब लाई थी पर्यटन नीति? 9 सितंबर 2020 को आई थी। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास जो पॉलिसी है, जो सरकार ने जैसी पॉलिसी बनाई है, आप उसको एज इट इज अपने लैंग्वेज में, एज इट इज अपने आंसर्स में लिखिए। आप सरकार की पॉलिसी में से कीवर्ड निकालिए और कीवर्ड से ही अपनी लैंग्वेज को फॉर्म कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूरिज्म पॉलिसी है, तो सरकार ने इसमें टूरिज्म प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की बात की है। तो आप ये कीवर्ड याद रखिएगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन करने की बात की है, तो इसको अपने लैंग्वेज में फॉर्म कर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सरकार ने कनेक्टिविटी की बात की है। जितने भी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है उसको एक सर्किट के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, ताकि जितने भी पर्यटन बाहर से आते हैं उनको आसानी हो सके। वो एक प्लेस घूमने के लिए हो सकता है, वो कनेक्टिविटी की वजह से राजस्थान के काफी सारे प्लेस घूम कर चले जाएं। तो इससे राजस्थान की न केवल टूरिज्म प्रमोट होगा, बल्कि क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। तो कनेक्टिविटी की बात की है। तीसरा पॉइंट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि जो भी तीसरा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि जैसे भी जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कीवर्ड ले लीजिए। चौथा इन्होंने प्रमोशन और मार्केटिंग की बात की है टूरिज्म की, कि जितने भी जो पर्यटन टूरिज्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन हो और मार्केटिंग हो, न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या हो, इनकी मार्केटिंग हो। तो ये कीवर्ड हो गया एक, प्रमोशन और मार्केटिंग टूरिज्म प्रोडक्ट का। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात की है स्किल डेवलपमेंट की। इस पॉलिसी में उन्होंने एक कौशल विकास की भी बात की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये सारे कीवर्ड याद रखिएगा। कौन कौन से कीवर्ड हो गए, कि टूरिज्म प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, चौथा इन्होंने प्रमोशन और मार्केटिंग पर जोर दिया है, किसके, टूरिज्म के प्रोडक्ट्स पर, और इन्होंने पांचवा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया है। तो 5 पॉइंट 5 कीवर्ड याद रखिएगा और कीवर्ड से ही अपने लैंग्वेज को फॉर्म कर दीजिए और पॉलिसी आपकी तैयार हो जाएगी। और इसका ड्यूरेशन कितना है, लगभग 5 साल का इन्होंने ड्यूरेशन दिया है पर्यटन नीति का। तो पर्यटन नीति कवर हो गई। ऐसी ही इन्होंने आयुष नीति का जिक्र किया है। आयुष नीति के बारे में आप देख सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है। ऐसी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है, इसमें इन्होंने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी में किसकी बात की है, एक इन्होंने हस्तशिल्प सप्ताह के आयोजन करने की बात की है, कि हर महीने एक हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। एक क्राफ्ट विलेज की इन्होंने संकल्पना दी है। बहुत ही ज्यादा सुंदर शब्द है क्राफ्ट विलेज, जिसे आप न केवल अपने ऐसे में बल्कि आंसर्स में भी डाल सकते हैं,
कि क्या होगा, राजस्थान से कोई भी ऐसा प्लेस जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो सरकार क्या करेगी, उसे एक क्राफ्ट विलेज के रूप में डिक्लेयर कर देगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जयपुर का एक बगरू क्षेत्र है, जो बहुत ही हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बगरू जानते हैं? हाँ, बगरू क्षेत्र है जो जयपुर में बहुत फेमस है। तो सरकार क्या कर रही है, उसको एक क्राफ्ट विलेज के रूप में घोषित कर देगी। तो क्या होगा, वहाँ का टूरिज्म प्रमोट होगा, और क्या होगा साथ में, वहाँ की जीडीपी भी एनहेंस होगी। तो इसीलिए क्राफ्ट विलेज की एक संकल्पना लाई है, एक हस्तशिल्प सप्ताह, यानी कि हैंड एक तो एक तरफ से हैंडीक्राफ्ट वीक बनाया जाएगा। और साथ ही में इस नीति में पॉलिसीज के लिए में क्या किया है, प्राइज और अवार्ड की भी बात की है, कि जो भी ये है, जो जिले हैं उनको एक प्राइज और अवार्ड भी दिए जाएंगे। और साथ में हैंडीक्राफ्ट पार्क और हैंडीक्राफ्ट एक म्यूजियम की भी बात की है। तो कीवर्ड निकाल कर आप अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आपकी हस्तशिल्प पॉलिसी तैयार हो जाएगी। ठीक है। और एक ऐसी ही इको टूरिज्म पॉलिसी है जिसमें इन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की है, यानी पर्यावरण पर्यटन नीति, इसकी बात की है। तो वहां पर भी आप ये चीजें ला सकते हैं। इसका जो इन्होंने पीरियड है, जो अवधि दी है, वो 10 साल की दी है, 10 साल की अवधि में बात की है। और एक तरह से सस्टेनेबल टूरिज्म होगा। टूरिज्म भी कैसा होगा, सतत सतत विकास वाला। तो इसीलिए पर्यावरण पर्यटन नीति में ये मुझे नहीं लग रहा कि पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पर्यटन नीति है। तो मेन फोकस आपका पर्यटन नीति पर होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट एक है एमसेंट नीति। एमसेंट क्या है, आप बताइए। एमसेंट आपने सुना होगा, मैन्युफैक्चरर सेंट, ठीक है। अच्छा, एमसेंट को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? हाँ, एमसेंट क्या है, ये जैसे एमसेंट पूछा जा सकता है 2 मार्कर में, पॉलिसी नहीं पूछेंगे तो एमसेंट का कॉन्सेप्ट ही पूछ लेंगे। तो एमसेंट क्या, एक आर्टिफिशियल सेंट है, जो कि हार्ड स्टोन को क्रश करने से फॉर्म की जाती है। रेवराइन बजरी की जगह वेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल से क्रश करके मैन्युफैक्चर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है योगिता जी। अ, अक्सर एक क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, रिवर से बजरी को निकाला जाता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है रिवर्स का। रिवर्स की जो कि उसका सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, एक एम सेंट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि परंपरागत रेत पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या की है, एम सेंट पॉलिसी लाई है। और एम सेंट जो यूनिट्स हैं, जो एम सेंट बना रही हैं जो यूनिट्स, उनको सरकार ने उद्योग का दर्जा देने की भी बात की है। तो ये आप पॉलिसी में इन चीजों का जिक्र कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर एम सेंट को जो यूनिट्स हैं उनको उद्योग का दर्जा दे देंगे, तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए, सप्लाई मेंटेन करने की। तो ये आपका थोड़ा ओवरव्यू हो गया मोटा मोटा, कि पॉलिसी पर आप ये जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी इस पर। बाकी आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है अब। और अभी बजट पर डिटेल एक सेशन और लेके आएंगे। ये तो आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया पुराने बजट का और नए बजट का। और एग्रीकल्चर का आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ आंसर राइटिंग से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड और कोई टॉपिक हो वो भी। हेलो हाँ, हेलो। मैम, ये 2022 का बजट है केंद्र सरकार का, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या वो? देखिए, संभावनाएं तो कम है आने की, लेकिन अगर आ भी जाती है, जैसे मान लीजिए कवच टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है इस पे पूछ ले, अगर क्वेश्चन पेपर लेट बना हो तो। लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है तो वेस्ट नहीं जाएगा। आप इन चीजों को अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूज करिएगा बजट 2022-23 का रेफरेंस डाल के। तो उससे थोड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी आंसर राइटिंग पर भी, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि काफी सीरियस स्टूडेंट है, नया बजट भी पढ़ के आए हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और पूछिए। और कुछ, किसी को कुछ डाउट? हाँ, वो पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे हिमांशु जी।
प्रोबेबल जो भी क्वेश्चंस होंगे आरएस मेन से रिलेटेड इकोनॉमी के, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कल तक आ जाएंगे आपके पास। और कुछ? और कुछ अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हाँ, वीडियो अवेलेबल रहेगा। कल तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे सर। थैंक यू बबलेश जयमन जी। आपकी कॉपीज तो काफी अच्छी होती है, मैं खुद चेक करती हूँ तो मुझे लगता है कि काफी सिलेक्शन के काफी करीब है आप। और किसी को कुछ डाउट है इकोनॉमी से रिलेटेड? बजट का सेशन अभी आपको हल्का ओवरव्यू दिया है, डिटेल में आपको नहीं बताया। वो सब चीजें हो सकता है एक दो दिन में आपके सामने डिटेल एक बजट भी ले आए। लेकिन ये है कि ये जो कीवर्ड्स हैं आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं इनको, इसीलिए ये चीजें लाई गई है। किसी को कोई डाउट नहीं? खेम सैनी जी, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट का बजट, ठीक है। संभावना ये वाले बजट से पूछने की ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। 2 मार्कर 5 मार्कर तो आप आपके पास सारी चीजें आ चुकी है। बाकी ओवरव्यू तो आपको मिल ही गया। हाँ प्रांशु जी, आपको कुछ पूछना हो? आपके आंसर्स भी काफी अच्छे होते हैं। योगिता जी, निकिता जी, रीना जी। आंसर राइटिंग में यूज करने के लिए क्या? आंसर राइटिंग में यूज करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं खेम सैनी जी? हाँ, एक दो दिन में आपको और ज्यादा फैक्ट्स प्रोवाइड करा देंगे। मैं प्रिपेयर कर लूंगी, आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के जरिए। अच्छा, अगर किसी को और कुछ नहीं पूछना तो सेशन का एंड करें फिर, क्योंकि आपका टाइम भी काफी प्रीशियस है। ठीक है फिर, एक बार यस कर दीजिए। जी, प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कल तक। आपके पास प्रोबेबल जो भी क्वेश्चंस होंगे आरएस मेन से रिलेटेड जो इकोनॉमी में आ सकते हैं, वो सारे प्रोवाइड करा देंगे। सेशन को एंड करें? माधुरी जी एक जी बार ये सर। जरूर पूछ लीजिएगा कि शाम वाला सेशन कितने बजे करें। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक बार ये और बता दीजिए, इवनिंग वाला सेशन आप कितने बजे लेना चाहेंगे? 9 बजे? ठीक है, ठीक है सर। आमिर सर? जी मैं देख रहा हूँ, हाँ मैसेज ठीक। देख रहा हूँ। ठीक। विल डिसाइड अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है। आई होप कि जिन लोगों ने जो मैंने कल शेयर की थी पीडीएफ प्लस आज जो मैंने सुपर शीट शेयर की है,
उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसमें कीवर्ड्स लिखे होंगे, क्योंकि उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई वांट यू टू बी रेडी फॉर दैट एज वेल। उसके हिसाब से ही वी विल प्रोसीड फॉर आवर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। माधुरी जी, आप ठीक एंड कर सकती हैं सेशन। ठीक है, थैंक यू सर।